हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आई एम कोमल शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में। प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर कई तरह के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। आज की इस वीडियो में डिटेल में हम सभी चीज़ों के फंक्शन के बारे में जानेंगे और उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है उस बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है कि प्लांट और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो यूकेरियोटिक सेल्स में ही आते हैं, मगर फिर भी इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है उस बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों के अंदर जो सिमिलर जितने भी ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों ही यूकेरियोटिक सेल्स हैं। आपने सुना होगा, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल के बारे में, तो ये यूकेरियोटिक सेल्स में आते हैं। बट इनका मेजर डिफरेंस ये है कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, बट एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। इनके पास सेल वॉल की जगह क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल वॉल का काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड कराना। तो ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है। अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस की। तो प्लांट के पास लार्जर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर, ये ग्रीन वाला प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, उसमें ये जो ब्लू कलर का इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर काफी ज्यादा जगह कंसिस्ट करता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बट वो बहुत ही छोटा होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस था। अब तीसरा मेजर डिफरेंस जो होता है, एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, स्पिंडल लाइक, ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है आगे फर्दर सेल डिविजन में हेल्प कराना, जो कि ये सेंट्रियोल्स प्लांट सेल के पास एब्सेंट होते हैं। तो ये था इनका छोटा सा डिफरेंस। अब चलते हैं आगे इनकी सिमिलैरिटीज की तरफ। जैसे कि हम आगे बढ़ने वाले हैं ऑर्गेनेली और स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है, स्ट्रक्चर के बारे में तो हमें पता है, ढांचा, लेकिन ये ऑर्गेनेली क्या होता है? तो ऑर्गेनेली जो है वो बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, डिफरेंट तरह की चीजों के स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये वाला स्ट्रक्चर पूरा न्यूक्लियस का, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये इस तरह का स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर है यहाँ पे, लेकिन उन सबका फंक्शन भी अलग है। स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे जो कि आपके सेल के अंदर होंगे, उनका फंक्शन अलग अलग होगा, उसी को हमने यहाँ पे ऑर्गेनेली कहा है। तो अब हम एक एक करके इन सारे ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला ऑर्गेनेली जो आता है वो आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अभी आपने अभी अभी सुना कि प्लांट सेल के पास एक अलग से एक और चीज है ना, एक और बैरियर है जिसको हमने नाम दिया था सेल वॉल का, जिसका नाम था सेल वॉल। बट प्लांट के पास सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी होता है। ये जो लाइट ग्रीन कलर में दिखाया गया है ना, यही सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है। तो ये आपको याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास प्रेजेंट होगा, बट प्लांट सेल के पास क्या एक्स्ट्रा है? उसके पास सेल वॉल भी है। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये एज अ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। इसका काम होता है, इसके अंदर छोटे छोटे, यहाँ पे आप देखेंगे ना, डॉट डॉट होल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तरह से बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को अंदर ही रखता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर अगर अंदर बाहर जाना है तो उसे जाने की इजाजत दे देता है। इट मीन्स ये क्या है, ये थोड़ा सा सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर बाहर आने देगा। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल है, एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कुछ ही चीजों को अंदर बाहर जाने की इजाजत देता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेल वॉल। अभी हमने पढ़ा सेल वॉल किसके पास है? सिर्फ प्लांट्स के पास ही है। इसका काम क्या होता है? ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं? रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम सेल वॉल की बात करें, प्लांट के सेल वॉल की, तो वो किस चीज से मिलके बना है? वो मिलके बना है सेल्यूलोज से। साथ ही उसके पास प्रेजेंट है हेमीसेल्यूलोज। इसके अलावा प्लांट सेल पेक्टिन की बनी होती है, मतलब प्लांट सेल का वॉल। पेक्टिन के अलावा लिग्निन, कुछ प्लांट सेल की वॉल जो होती है लिग्निन की बनी होती है। तो ये चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सेल वॉल के। ओके, इसके अलावा आ जाता है मेन जो हमारा है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, वो है हमारा साइटोप्लाज्म। अब सेल का इस तरह का स्ट्रक्चर है, राइट, ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ कुछ इस तरह से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है ना, कुछ कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। अब ये जो पूरा स्पेस है अंदर का, ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसी को हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये स्पेस जो है ये खाली नहीं है, ये एक फ्लूइड से भरा हुआ है। द फ्लूइड दैट फिल्स अ सेल, उसी को हमने साइटोप्लाज्म बोला। और साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। और ये कई सारे डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है।
ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। इसके अलावा मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे आते हैं, जो कि है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ये भी ऑर्गेनेली ही है, सेल ऑर्गेनेली। इसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्यों कहेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसी चीज प्रेजेंट होती है जो कि सेल डिविजन में फिर आगे पास ऑन होके आपको पूरा रिप्रोडक्शन, सेल की ग्रोथ, उन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसलिए हम न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहते हैं। और न्यूक्लियस लोकेटेड कहाँ होता है ये आपको देखना है। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। लोकेटेड हमेशा होगा सेंटर ऑफ द सेल एंड कंटेन्स ऑल द सेल्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना क्रोमोसोम का, आपने देखा होगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आगे फर्दर सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन में काम आता है। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियस से मिलता जुलता नाम न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस से मिलता जुलता नाम है, तो आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होगा। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ब्लू कलर का, ये पूरा न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो डार्क ब्लू स्ट्रक्चर है, इसी को हम न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। अब न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ओके, और इसका मेजर काम क्या होगा? राइबोसोम को सिंथेसाइज करना। प्राइमरी साइट ऑफ राइबोसोम होता है हमारा न्यूक्लियोलस। इसके बाद आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मीन्स होता है कलर। क्लोरो का मतलब ही होता है कलर। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस कराना है। इनका मेजर काम ही होता है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे तो ही ग्लूकोज फॉर्म होगा और वो अपना फूड वहां पर बना पाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, और इसका काम होगा फोटोसिंथेसिस कराना। इसके बाद आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो स्टार वाला ऑर्गेनेली है, इसको कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। हम सभी ने बचपन में पढ़ा है पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब क्यों है पावर हाउस, ये हम पढ़ेंगे। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कराता है। अब सेल भी तो लिविंग है ना, इस तरह से हमने सेल बना लिया एक। ठीक है, ये सेल भी तो लिविंग है, इसको कुछ तो चाहिए जिंदा रखने के लिए। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, वैसे सेल को भी चाहिए। तो सेल को जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी यही माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इस तरह से आप देख रहे हैं मैट्रिक्स है पूरा डार्क ग्रीन कलर का। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। एक चीज खास बात होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। वो बाहर से राइबोसोम लेगा कुछ कुछ चीजें, बट अपना खुद का भी राइबोसोम होता है कुछ अलग चीजों की प्रोडक्शन करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर वॉल्स पे। अब एटीपी सिंथेसिस किसका प्रोडक्शन में हेल्प करेगा? एटीपी। क्योंकि एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो एटीपी के फॉर्म में हो रही है, तो एडीपी से एटीपी कन्वर्ट होगा एटीपी सिंथेस की प्रेजेंस में। यहाँ पे कुछ पोरेंस प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से छेद छेद देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे डॉट्स। इन पोरेंस का काम होता है बाहर से अगर कुछ चीज, कोई प्रोटीन, कोई मॉलिक्यूल को अगर अंदर जाना है तो ये पोरेंस ही उसे अंदर लेके जाते हैं। तो ये पूरा फंक्शन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होंगे, प्लांट में भी और एनिमल सेल्स के अंदर भी। इसके बाद आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या है? यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, ये छोटा सा हमने एनिमल सेल बनाया हुआ है। अब एनिमल सेल में ये वाला जो था ये न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के पास पास में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे थोड़ा सा दूर हटके यहाँ पे हमारा गोल्जी है, गोल्जी अपरेटस। इसके दो फेस होते हैं। ठीक है, एक जैसे हम लोग किसी के भी फेस की बात करते हैं तो फ्रंट और बैक देखते हैं ना, वैसे ही इसका दो फेस होता है। एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। सिस फेस जो होगा वो न्यूक्लियस की साइड में होगा, न्यूक्लियस के पास तो नहीं, बस न्यूक्लियस फेसिंग फेस होगा, वो न्यूक्लियस की तरफ फेस किया हुआ है। ट्रांसफेज जो होगा वो न्यूक्लियस से दूर की तरफ होगा। अब इसका काम क्या होता है? सिस फेज का काम होता है प्रोटीन्स को लेना, प्रोटीन्स को लेना जो प्रोटीन ईआर ने बनाया है। ट्रांसफेज का काम होता है पैकेजिंग कराना, पैकेजिंग करके उनको भेजना। कहाँ भेजना? जहां भी उनकी जरूरत है। गोल्जी में क्या होता है? गोल्जी का काम ही है पैकेजिंग करना, प्रोटीन का, लिपिड का। किस लिए? ताकि उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। प्रोटीन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे सिक्रेटरी प्रोटीन हो गया, सोल्यूबल प्रोटीन हो गया। हर प्रोटीन की अलग अलग जगह पे जरूरत होगी, तो उन प्रोटीन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर ये ट्रांसफेज क्या करता है? यहाँ पर वेसिकल की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करा के भेज देता है।
ओके। और ये गोल्जी अपरेटस भी जो है ये दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ER ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, शॉर्ट में इसको SER बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस है, ब्लू कलर में हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ में ही अटैच होते हैं, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बने होंगे, तो ये हमारा ER होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको याद रखना है, ये किसका सिंथेसिस करेगा, ये लिपिड्स को सिंथेसाइज करेंगे। स्मूथ वाले किसको सिंथेसाइज करते हैं, लिपिड्स का सिंथेसाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएशन एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। और ये ग्रुप ऑफ ट्यूब्स की तरह पे होते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह का ट्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये ट्यूब्स की तरह होते हैं। आपको याद रखना है ये स्मूथ वाला जो है ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आर से आपको याद रखना है ये किस चीज का सिंथेसिस करेगा, ये सिंथेसिस करेगा हमारे प्रोटीन का। ठीक है, तो ये आप कैसे याद रखेंगे मैं छोटा सा बता देती हूँ। जैसे आर में, रफ में आर है ना, प्रोटीन में भी आर आता है, तो रफ वाला प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। वैसे ही स्मूथ वाला देखेंगे तो अब स्मूथ में तो आर है नहीं, तो स्मूथ वाला लिपिड का सिंथेसाइज करेगा। अब ये देखिए रफ वाले जो होते हैं ना, ये भी इसी तरह के वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट इसके ऊपर ना इस तरह से डॉट डॉट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये डॉट्स क्या होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम्स, इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनका सिंथेसिस प्रोटीन करता है। ओके, तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन के लिए। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में पाया जाएगा, प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी। ये शीट्स की तरह होता है और ये बम्पी मेम्ब्रेन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये मैंने लेयर बनाई है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स है, तो वो बम्प की तरह लगता है और वो न्यूक्लियस से अटैच होते हैं। न्यूक्लियस से अटैच है हमारा ER, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमेज में। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनली आता है वैक्यूल। वैक्यूल किसे कहते हैं, खाली जगह, है ना, वैक्यूल उसी को तो कहते हैं। तो ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है कहीं पे प्रेजेंट, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। अब यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर आ जाता है ये वैक्यूल का। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये किसका होगा, बड़ा वैक्यूल हमने कहाँ पढ़ा था, ये है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में बहुत ही छोटा होता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, प्लांट सेल के अंदर बड़ा है, एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटा है। इसका काम क्या होता है, ये एक तरह का स्टोरेज बबल होता है। जो भी आपके सेल ने वहां पे न्यूट्रिएंट बनाया है, जितने भी एनर्जी बनाई है, खाना है उनका, वो कहाँ स्टोर होगा, वो आपके वैक्यूल में जाके स्टोर होगा, ताकि सेल आपका सरवाइव कर पाए। क्योंकि पूरा टाइम तो आपका सेल खाना नहीं बना सकता ना, वो एक टाइम खाना बनाएगा और वो यहाँ पे जाके वैक्यूल में स्टोर कर देगा, ताकि जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत है वो वहां से ले ले। वैक्यूल दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी, बट लार्जर किस में होगा, प्लांट सेल में होगा। ये डिफरेंस में भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हम आ जाते हैं राइबोसोम्स पे। कुछ राइबोसोम्स अलग से भी प्रेजेंट होते हैं। अब आपने देखा था पहले कुछ राइबोसोम जो थे वो ER के ऊपर प्रेजेंट थे, एंडोप्लाज्मिक पे। कुछ राइबोसोम ऐसे फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, से प्लांट सेल में भी होंगे, एनिमल सेल में भी कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब इनका काम क्या है, ये बेसिकली क्या होते हैं, लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं सेल के अंदर, कुछ स्मॉल ऑर्गेनेली में आते हैं ये। अब ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होंगे और इनका काम ही यही होगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। मतलब ये क्या है, प्रोटीन बिल्डर्स है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारा है पेरिऑक्सीजोम। पेरिऑक्सीजोम क्या है, पेरिऑक्सीजोम भी एक तरह का ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करना। ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करेगा, हेल्प्स टू ब्रेक डाउन टॉक्सिक मटेरियल। जितना भी अगर कुछ टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो पेरिऑक्सीजोम कुछ ऐसे एंजाइम कंसिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि अपने अंदर लेके उस मेम्ब्रेन को किल कर देता है। लाइक अमाइनो एसिड्स को डाइजेस्ट कर लेगा, कोलेस्टेरॉल को, फैटी एसिड को, जो रिक्वायर्ड नहीं होगा उसको पेरिऑक्सीजोम लेके अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। इसके बाद हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइजोसोम की तरफ। लाइसोसोम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये प्लांट सेल के अंदर नहीं होता है, प्लांट सेल के अंदर पेरिऑक्सीजोम था, ये हमने पढ़ा है यहाँ पर, है ना, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में। लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। अब इसके पास क्या होते हैं, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या प्रेजेंट है इसके पास, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब इन एंजाइम्स का काम क्या है,
इन एंजाइम्स का काम है डाइजेस्ट करना। किस तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे ये प्रोटीएज होते हैं। प्रोटीएज के साथ इसके अलावा इसके पास न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इनके पास ग्लाइकोसाइडेज होता है, लाइपेज होते हैं, और भी कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जाना जाता है। अब इनका काम ही होता है डाइजेस्ट करना। लाइसोसोम कुछ इस तरह से दिखेगा, ये ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, ये इस तरह के इसके ये एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके अंदर जो भी चीजें जाती हैं एंजाइम की मदद से उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर फर्दर वो इसको डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनेली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट है, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या होता है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को, और ये इसका काम मेन आता है हमारा सेल डिविजन में। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ये जैसे एक तरह का सेल है, ठीक है, इसको सेल को डिवाइड करके दो सेल बनने हैं, तो इस तरह से होगा। फिर फर्दर डिवीजन के टाइम पे ये दो सेल इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ना, ये चीज जो प्रेजेंट है यहाँ पर, इन्हीं का काम होता है वहां पे ट्यूब्यूल बनाना। आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, मैं आपको लिंक पिंग कर दूंगी। तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल किस तरह से अलग अलग ट्यूब्यूल फॉर्मेशन होती है और किस तरह से फर्दर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी सिर्फ और सिर्फ हमने पढ़ा था डिफरेंसेस के टाइम पे, ये सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम होता है यहाँ पे सेल डिवीजन में हेल्प करना, माइटोसिस हो या मियोसिस हो। दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ये दोनों सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और ये खाली कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल्स के अंदर, एंड मेड अप ऑफ मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल। अभी जो हमने माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा, ये उसी से मिलके बना होता है। ओके, इसके बाद आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।